Hello, my dear learners. I'll continue with the same chapter of economics, that is economic reforms. And yes, by far we have done about the liberalization, privatization, and globalization. In the C class, we will be studying about the investment. So yes, foreign investment in India, that is foreign investment in our country. Now, और थोड़ा बहुत इसमें बिगनिंग में आप लोगों को बताया गया है व्हाट इज़ द नीड, व्हाई डू वी नीड इट, एंड हमारे कंट्री में कब से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अलाउ की गई थी, वो सब a little bit of introduction. That is, the foreign investment we all know is an important component of the process of globalization. It means globalization, जैसे मीनिंग हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था कि economic integration of one country with the rest of the world. Now it increases the trade in goods and services, movement of physical and financial capital. तो यहाँ पे हम उसी के बारे में ही इन डिटेल पढ़ेंगे, बेसिकली कैपिटल के बारे में. सो यस, दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट ओवर हियर इट इज important component of the process of globalization. Now, under a relatively closed and controlled economy, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है गवर्नमेंट का, excessive foreign exchange needs of Indian economy for the purpose of investment, imports of essential goods and services, technology imports, etc. were met by the borrowings from international organizations and foreign governments. Yes, ये जो हमारी सारी ज़रूरतें थी, इम्पोर्टेंट गुड्स जो थे, जो सर्विसेज थी, टेक्नोलॉजी जो था, वो हमें दूसरे कंट्री से खरीदना पड़ता था. अब खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वी नीड टू पे, तो वो सब हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स दिया करती थी. बट देन बहुत सारे कंट्रोल्स थे, सो वी हैड टू बाय मोर गुड्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोल्स थे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमें बहुत सारा दूसरे कंट्री से खरीदना पड़ता था टेक्नोलॉजी, एंड उसके लिए हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता था. बट यस, आफ्टर 1991 वी ऑल नो जो 3 बेसिक चेंजेस आए थे, उस वजह से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था हमारे कंट्री में वो इंक्रीज होने लगा. नाउ इट सेज दैट आफ्टर 1991 इंडिया अलाउड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन एरियाज एंड इन इंक्रीज्ड प्रमोशन. यस, क्योंकि उसके बाद चेंजेस आए थे, तो वो चेंजेस जो थे उनकी वजह से हमारे कंट्री को फायदा भी हुआ था. सच इन्वेस्टमेंट वुड डिक्रीज आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन बोरोइंग्स एज इन्वेस्टमेंट बाय एफिशिएंट कंपनीज विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, produce variety of goods, raise tax incomes and bring technology. अब क्योंकि 1991 के बाद ना चेंजेस आए थे, तो वो चेंजेस आए थे, इस वजह से हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियस ही बात है हमें बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. अब इसमें इसके साथ साथ जो फ़ायदे हुए थे वो थे, यस, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, फॉरेन इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई, वैरायटी ऑफ गुड्स जो था वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि अभी इंटरनेशनल वैरायटी के जो गुड्स थे वो भी हमारे कंट्री में इजीली अवेलेबल होने लगे थे. रेज टैक्स इनकम्स, ऑब्वियस ही बात है, इंडस्ट्री है, कंपनीज है, फ़ायदा प्रॉफिट अर्न करेंगी तो टैक्स उनको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का जो इनकम है फ्रॉम टैक्सेस वो भी इंक्रीज होने लगा, एंड न्यू टेक्नोलॉजी भी हमारे कंट्री में आने लगी. नाउ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसके टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे. सो टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बेसिकली द वेरी फर्स्ट टाइप इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. इन शॉर्ट इट इज नोन एज FII. नाउ व्हाट इज इट? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता क्या है? नाउ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो प्लांट में, मशीनरी में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करती हैं दूसरे कंट्री में. जैसे सम फॉरेन कंपनीज डू नॉट इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी इन अनदर कंट्री, से इंडिया. वो क्या इन्वेस्ट करती है? वो फंड्स प्रोवाइड करती है. दे इन्वेस्ट फंड्स
कहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं? इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बॉन्ड्स है, स्टॉक है, शेयर मार्केट है, वो दूसरे कंट्री के बॉन्ड्स, शेयर मार्केट्स, वहाँ पे अपने पैसे डालती है। सो ओवर हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट जो पैसे डालते हैं, दैट इज बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। नाउ दे बाय सच स्टॉक्स फ्रॉम द बॉन्ड और शेयर मार्केट इन दैट कंट्री। सो ऑब्वियसली बात है, मैं फंड्स इन्वेस्ट कर रही हूँ बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स में, तो I'll invest my money, I'll invest my amount and then in return I'll get a bond। यहाँ पे परचेसिंग जो होती है, जिसे बोला गया है दे बाय सच स्टॉक फ्रॉम, ऑब्वियसली बात है खरीदने के लिए दे गो फॉर शेयर मार्केट से वो खरीदते हैं। सच इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड FII। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके दो नाम हैं, दैट्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एंड सच कंपनीज हैव टू रजिस्टर इन इंडिया एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल investors. Now in our country they can invest only up to a limit specified by rules. Yes, यहाँ पे भी rules and regulations obviously बात है follow करने ही पड़ेंगे उनको। तो यहाँ पे जो rule है that is एक specified limit तक ही वो invest कर सकते हैं, उससे ज़्यादा investment उनका allowed नहीं है। They have no direct stake in management of the home country. कोई direct उनका हक भी management में बनता नहीं है, होम कंपनी में उनका कोई भी मैनेजमेंट में हक नहीं बनता है। सो यहाँ पे हैंस फाइनेंशियल कैपिटल कम्स टू होम कंट्री थ्रू द स्टॉक मार्केट। सो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट पैसा जो है वो होम कंट्री में आता है। नाउ ये जो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है होम कंट्री के हिसाब से, मैं अगर आपको बताऊं तो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम व्हेन फॉरेन कंपनीज बाय शेयर्स ऑफ होम कंट्री इन लार्ज अमाउंट एंड इट कैन आल्सो लीव द होम कंट्री इन एन इक्वली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम व्हेन फॉरेन कंपनीज सेल द होम कंट्रीज शेयर्स इन बल्क। सो यहाँ पे क्या है ना, अगर मैं फटाफट खरीद सकती हूँ तो फटाफट बेच भी सकती हूँ। जनरल भी अगर देखा जाए तो वी ऑल नो आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, लैपटॉप्स पे होता है, या तो जो एजेंट्स होते हैं एक फ़ोन कॉल करो आपको उसी वक्त इन्वेस्ट भी कर देंगे, आपको अगर पैसा निकालना हो तो आप पैसा निकाल भी सकते हैं। सो सेम अप्लाइज ओवर हियर ऑल्सो। यहाँ पे भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो उसी टाइम पे पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो बहुत जल्दी वो पैसा निकाल भी सकते हैं। तो hence funds take a flight in and out of the country easily and thus it is considered to be risky and unstable kind of foreign capital। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी काम होता है, that is investment भी और investment का निकलना भी, तो इसीलिए ये unstable एंड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्की, या मैं बोलूँ फेयर वेदर फ्रेंड्स, जो अच्छे टाइम पर ही इन्वेस्ट करे बाकी बुरे टाइम पे निकाल दे, ऐसे कहलाए जाते हैं। So this was about FII. Now let us move on to FDI, that is foreign direct investment. Now foreign direct investment में when the home country invites capital by allowing foreign investors of foreign companies to produce and sell directly in India, such investment is called foreign direct investment. अब यहाँ पे जो है sell, प्रोड्यूस एंड सेल डायरेक्टली इन द कंट्री होगा। इन डिटेल भी बोला गया है कि इन FDI फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली सेटअप देयर बिजनेस इन इंडिया। यहाँ पे वो आके अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। अब वो बिजनेस सेटअप होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे उनको अपना प्लांट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो लोग लेके आएंगे प्रोडक्शन करने के लिए, या तो वो कोलैबोरेट करेंगे इंडियन कंपनीज के साथ। सो ओवर या टू ऑप्शंस अगेन, या तो वो अपना खुद का कंप्लीट सेटअप करे या कोलैबोरेट करे। दोनों ही सूरतों में इफ यू सी इन बोथ द वेज यू विल फाइंड दैट यस फायदा है एज द एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, न्यू टेक्नोलॉजी आया हमारे कंट्री में, कैपिटल भी आया हमारे कंट्री में। सो दीज कंपनीज ईदर मैनेज द एंटायर बिजनेस और हैव अ से इन मैनेजमेंट ऑफ देयर कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स। सो ऑब्वियसली बात है, अगर खुद का ही कंप्लीट सेटअप है तो कंप्लीट मैनेजमेंट उनका रहेगा, और अगर कोलैबोरेशन है सो ऑब्वियसली बात है मैनेजमेंट में उनका हिस्सा रहेगा।
So this was about FII and FDI. Now we will be studying about the nature of foreign direct investment. अब इसके नेचर में पहला है that it is physical establishment in the form of direct investment and stable form of investment. अब यहाँ पे नया मशीनरी आ रहा है, सो ऑब्वियसली इट इज अ फिजिकल है, ये दिखता है फिजिकल, यू ऑल नो व्हाट इज इट. तो यहाँ पे इट इज अ फिजिकल फॉर्म है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, सो ये स्टेबल रहता है. यहाँ पे इतना जल्दी आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते. Now the second one is it brings machines, materials and wealth to home country. Yes, ये नई मशीन आएंगी, नए मटीरियल्स आएंगे, wealth obviously profit earn करेगी, so the wealth of the country will increase. It brings new technology to the country. मशीन्स आ रही हैं, नए नए मटीरियल आ रहे हैं, so obviously बात है कंट्री में नया टेक्नोलॉजी आएगा. The next is it brings a different work culture along with it. Yes, फॉरेन का वर्क कल्चर, उनका काम करने का तरीका जो है वो भी इंडियंस को मालूम चलेगा. उनको एक नए तरीके से काम कैसे किया जाता है वो भी उनको धीरे धीरे आएगा. Now India has systematically allowed FDI in increased proportion in various sectors and India's foreign exchange earnings have increased. So obviously बात है कि अगर FDI increase होगा तो हमारे कंट्री का foreign exchange earnings जो है वो भी increase धीरे धीरे होने लगा था. Next I move on to the last topic, that is India's foreign trade policy. अब हम ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारी पॉलिसी भी सेटअप उसके लिए होनी चाहिए. सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द ट्रेड पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री. नाउ ट्रेड पॉलिसी क्या करती है? इट रेगुलेट्स इंडियाज ट्रेड इन विथ अदर कंट्रीज. यस, हमारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड है उनको रेगुलेट करना, उसको सिस्टमैटिकली काम करना India's foreign trade policy से मालूम चलता है. Now, the foreign trade policy of India always faced the following challenges. कुछ challenges face किए थे, उनके बारे में अभी हम देखेंगे. That is, very first one is need to control certain imports in order to protect domestic production from competition by foreign goods. कुछ imports जो थे वो कंट्रोल करने पड़े, वो कम करने पड़े. The reason is, अगर फॉरेन प्रोडक्ट मार्केट में आता है सो बहुत सारे लोग होते हैं जो इम्पोर्टेड गुड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. अब अगर वो इम्पोर्टेड गुड्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो जो हमारे खुद के कंट्री में जो प्रोड्यूस हो रहा है सेम प्रोडक्ट वो कोई खरीदना प्रेफर नहीं करेगा या कम प्रेफर करेंगे. सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट जो है वो कंट्रोल में किया गया था from the competition by foreign goods. Now the second one is ensure enough imports of technology, machines, spare parts as well as resources to help increase domestic production and import substitution. अब यहाँ पे enough imports भी किए गए थे टेक्नोलॉजी के, मतलब प्रॉपर टेक्नोलॉजी मशीन्स आने चाहिए. मशीन्स आई हैं तो ऑब्वियसली बात है उसके स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए होते हैं, वो भी आने चाहिए ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, नई नई टेक्नोलॉजी भी आ सके, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई, साथ साथ में इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी होने लगा था. वेरी सिंपल एंड ईजी वर्ड है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. अब इसको अगर हम तोड़ के पढ़ें तो इम्पोर्ट मीन्स दूसरे कंट्री से खरीदना, सब्सटीट्यूशन मीन्स दूसरे कंट्री से हमें न खरीद के अपने कंट्री में ही हम प्रोड्यूस करें. सो अगर हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी आएगी, मशीन्स आएंगे, सो ऑब्वियसली बात है हमें दूसरे कंट्री से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने ही कंट्री में फिर वो प्रोडक्ट बना सकेंगे. The third one is control imports of goods unessential for India's development in order to save scarce foreign exchange. Yes, वो चीज़ें जो हमारे को ज़रूरत नहीं है वो हम दूसरे कंट्री से नहीं खरीदें, जो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं आती हैं उनको हम कम खरीदें. तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बच जाएगा, क्योंकि हम खरीद ही कम रहे हैं तो हमें पे भी कम करना पड़ेगा.
The next is encourage exports to earn foreign exchange in order to pay for necessary imports. Yes, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो ताकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में आए और हम वो प्रोडक्ट्स परचेज कर सकें जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे कि पेट्रोल है, नया टेक्नोलॉजी है, मशीन्स है, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो सब हमारे कंट्री के खरीदने के लिए ज़रूरी हैं. सो एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज करें ताकि इम्पोर्ट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स जो है वो उसके लिए हम पे कर सकें. Next is many Indian goods could not compete against the quality of foreign goods, hence increasing exports was challenge for trade policy. अब क्योंकि अब इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं था तो बहुत सारे इंडियन गुड्स जो थे वो क्वालिटी में फॉरेन गुड्स से कम थे. सो हेंस इस वजह से जो एक्सपोर्ट्स था वो इतना नहीं हो पा रहा था, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टैंडिंग था वो इतना नहीं हो पा रहा था, जो हमारे ट्रेड पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. द नेक्स्ट इज प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल सेक्टर. या स्मॉल स्केल सेक्टर जो है उसका रीच इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज करना, उनको प्रमोट करना, उनको एक्सपोजर प्रोवाइड करना, जिससे इंटरनेशनल लेवल पे उनके गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके. नेक्स्ट इज द चैलेंज ऑफ फॉरेन ट्रेड आर डिफरेंट. The challenges of foreign trade are different from those of domestic trade as foreign trade involves foreign exchange. Obvious सी बात है, foreign trade के जो challenges हैं और जो domestic trade के जो challenges हैं वो अलग अलग होते हैं. For example, currency, दोनों में currencies अलग अलग यूज होती हैं. So वो challenges को भी ध्यान में रखना. The next is the concluding para. The foreign trade policy of India was formulated and amended from time to time to deal with the above challenges in the best possible manner. Now it is but natural कि with the passage of time जो foreign trade policy है वो change होती रही है ताकि जो नए नए challenges आ रहे हैं, जो नए नए problems आ रहे हैं, उन्हें हम easily face कर सकें. So students, with this I am done with the chapter. I hope you will able to get all the different topics. Till that time, take care of yourself. Thank you.